हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के बारे में जानेंगे, है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड ये डायग्राम में बताया गया है। इंसिडेंस रे है और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। इको क्या होता है? इको जो अपन अक्सर सुनते हैं कि इको आ रहा है आवाज़ में, किसी सतह से ध्वनि के परावर्तन के बाद प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का न्यूनतम अंतर 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब ध्वनि परावर्तन की सतह 16.6 मीटर से अधिक की दूरी पर होगी। मानव 0.1 सेकेंड तक मानव मस्तिष्क किसी दृश्य या ध्वनि संकेत को कम से कम 0.1 सेकंड तक मस्तिष्क में बनाए रखता है। चलचित्र इस पर आधारित है। जब ध्वनि एक से अधिक सतहों से टकराकर कई प्रतिध्वनियों का निर्माण करती है तो उसे अनुरणन कहते हैं। ऑडिटोरियम या सिनेमा घर में दीवारों पर जो अवशोषक सतह लगाई जाती है ना, जिससे अनुरणन कम हो जाता है ना। अनुरणन श्रवण में बाधा उत्पन्न करता है। अब देखेंगे हम ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि की प्रबलता, है ना, इंटेंसिटी और लाउडनेस। ध्वनि ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? ध्वनि तरंगों के द्वारा ऊर्जा की वो मात्रा जो इकाई समय में इकाई क्षेत्र से गुजरती है उसे ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। इसको इकाई जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या वाट प्रति मीटर स्क्वायर में मापते हैं। ध्वनि की प्रबलता क्या होती है? ये ध्वनि तरंगों के प्रति श्रवण शक्ति की प्रतिक्रिया है जो ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ व्यक्ति की श्रवण क्षमता पर भी निर्भर करता है ना। इसकी इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। विद्युत धारा के बारे में देखते हैं। किसी सुचालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। आई बराबर क्यू बाई टी। आई क्या है? करंट एम्पियर में मापते हैं। क्यू बराबर क्या है? चार्ज जैसे कूलम में मापते हैं। और टाइम टी बराबर टाइम है जो सेकंड में मापते हैं। विभवांतर क्या होता है? विद्युत धारा के प्रभाव के लिए दो वस्तुओं के बीच ऊर्जा स्तर में अंतर की आवश्यकता होती है जिसे विभवांतर कहते हैं। विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। सेल, बैटरी, जनरेटर, डायनेमो आदि का प्रयोग आवश्यक विभवांतर पैदा करने के लिए किया जाता है। सामान्य भाषा में विभवांतर को वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम का नियम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। विभवांतर करंट के सीधा संबंधित होता है ना। V इज इक्वल टू आई आर, है ना। अगर इसको करेंगे तो R क्या कहलाएगा? यहाँ रेजिस्टेंस कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। स्थिर तापमान पर किसी सुचालक में धारा का मान विभवांतर का समानुपाती होता है जब सुचालक के प्रतिरोध का मान नियत हो, है ना। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध पदार्थ का वो गुण है जिसके द्वारा पदार्थ विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन के प्रभाव का विरोध करता है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह चालक की आंतरिक संरचनाओं से टकराते हुए होती है जो प्रतिरोध का कारण है। प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मा में बदल जाती है और खत्म हो जाती है। कुचालकों में प्रतिरोध का मान अत्यधिक होता है, फलस्वरूप धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि सुचालकों में प्रतिरोध का मान कम होता है जिससे धारा प्रवाहित होती है। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, है ना। तार की लंबाई, तार की मोटाई, है ना, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। किसी पदार्थ के 1 मीटर घन के द्वारा पैदा किया गया प्रतिरोध उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। अब ये प्रतिरोधों का संयोजन है ना। ये श्रेणी क्रम में है, ये समानांतर क्रम में, है ना। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध सभी का योग हो जाता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और समानांतर क्रम में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। इस तरह से इसका वो प्रतिरोध निकाला जाता है, ठीक। ये श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में अंतर भी बताया गया है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी देख लेते हैं, है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग रहता है
H इक्वल टू आई स्क्वायर आई आर टी होता है। ये H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। किसी मिश्र धातु के प्रतिरोध का मान उसके घटक धातु से अधिक होता है, इसलिए हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है एक सुरक्षा उपाय है जो विद्युत परिपथ में अधिक धारा के प्रभाव को रोकता है। धारा का मान नियत से अधिक होने पर ऊष्मा का मान बढ़ जाता है तथा फ्यूज पिघलने से परिपथ भंग हो जाता है। वर्तमान समय में फ्यूज के स्थान पर MCB है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नामक सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो विद्युत चुंबकत्व पर आधारित है। अन्य सुरक्षा उपाय क्या है? जैसे एक अर्थिंग भी होता है, अर्थ वायर हम कर देते हैं ना? ये विद्युत उपकरण के धातु के आवरण में प्रवाहित धारा को सुरक्षित जमीन तक पहुंचा देते हैं, जिससे किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने की संभावना कम हो जाती है। अर्थ वायर के रूप में तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक क्या होता है? लाइटिंग कंडक्टर। तड़ित ऊर्जा से इमारतों को बचाने के लिए तांबे के मोटी पट्टी का इस्तेमाल तड़ित चालक के रूप में किया जाता है जो तड़ित ऊर्जा को जमीन तक पहुंचा देता है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी सुचालक के सापेक्ष चुंबक की गति होती है तब सुचालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब कोई सुचालक लगातार बदलते हुए चुंबकीय बल के प्रभाव में होता है तब सुचालक में धारा प्रेरित होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर, डायनेमो आदि का विकास किया गया है जिससे विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। धारा के प्रवाह दो तरह के होते हैं, AC करंट होता है और एक DC करंट होता है। एक होता है अल्टरनेटिव करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में हम अंतर देख लेते हैं। अल्टरनेटिव करंट में धारा की दिशा एक निश्चित समयांतराल पर बदलती है। डायरेक्ट करंट में धारा की दिशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। भारत में AC की आवृत्ति जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी 50 हर्ट्ज है, यानी इसकी एक दिशा 1 सेकंड में 100 बार बदलती है। DC की आवृत्ति 0 होती है। डायरेक्ट करंट की जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है। AC धारा को लंबी दूरी तक प्रवाहित किया जा सकता है क्योंकि इसमें ऊर्जा क्षय कम होता है। सामान्य वोल्टेज DC धारा का प्रयोग लंबी दूरी में नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा क्षय अपेक्षाकृत अधिक होता है। DC की प्राप्ति जनरेटर, बैटरी और सेल से होती है। HVDC क्या होता है? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ये उच्च विभवांतर पर DC द्वारा को लंबी दूरी तक भेजने की तकनीक है। इसमें ऊर्जा क्षय अपेक्षाकृत कम होता है। 800 kV पर 200 किलोमीटर लंबी तार में HVDC के प्रयोग से मात्र 5% ऊर्जा क्षय होता है जो AC की तुलना में आधे से भी कम होता है। HVDC का प्रयोग जल के अंदर विद्युत केबल में करना अधिक ऊर्जा दक्ष है। HVDC के प्रयोग के लिए विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जिससे इसकी लागत मूल्य बढ़ जाती है। भारत में पहला HVDC ट्रांसमिशन लाइन पावर ग्रिड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है जो पूर्वोत्तर राज्यों को उत्तर से जोड़ता है। HVDC का प्रयोग न्यूनतम 600 किलोमीटर की दूरी तक धारा प्रवाहित करने में किया जाता है। पदार्थ के विद्युतीय गुण कौन कौन से? जैसे कुचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान अधिक है ना। जैसे सुचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम है, जैसे धातु। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक सामान्यतः उपधातु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन देने और प्राप्त करने दोनों की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। उपधातु अपनी सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं लेकिन निम्न बदलाव के द्वारा उन्हें सुचालकों में बदला जा सकता है। कैसे? जैसे तापमान में वृद्धि करते हैं है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रभाव में आ जाए वो, अशुद्धि के मिलाने पर। अर्धचालकों में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। उपधातुओं के अर्धचालकता के गुण के कारण इनका प्रयोग ट्रांजिस्टर, IC जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं तथा माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग फोटोवोल्टिक सेल के निर्माण में किया जाता है।
सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? अतिचालकता जिसे हम कहते हैं। अतिचालकता एक ऐसी अवस्था है जिसमें अत्यंत निम्न तापक्रम पर पदार्थ के आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। जैसे पारा 4.2 कैलोरी 4.2 केल्विन पर अतिचालक बन जाता है। जिस तापक्रम पर कोई पदार्थ अतिचालकता को प्राप्त करता है उस तापक्रम को उस पदार्थ की अतिचालकता का क्रांतिक तापमान कहते हैं। क्रांतिक तापमान के आधार पर अतिचालकों को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्गों में? निम्न ताप अतिचालक और उच्च ताप अतिचालक। निम्न ताप अतिचालक क्या होता है? ये 77 के से कम तापमान पर अतिचालकता के गुण को प्रदर्शित करता है। इनका शीतलन तरल हीलियम के प्रयोग से किया जाता है, जैसे पारा अतिचालक। उच्च ताप अतिचालक क्या होता है? इनका क्रांतिक तापमान 77 के से अधिक होता है और इनके शीतलन के लिए तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड या सिरेमिक ऑक्साइड। अतिचालक के गुण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जीरो रेजिस्टेंस, शून्य प्रतिरोध। दूसरा होता है माइजर्स इफेक्ट या माइजर प्रभाव। इस प्रभाव के अनुसार एक अतिचालक एक अति शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करता है तथा किसी अन्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को अपने भीतर प्रवेश करने से रोकता है। अगर किसी अतिचालक पर चुंबक रखा जाए तो वो चुंबक माइजनर प्रभाव के कारण अतिचालक पर तैरने लगता है। इसे मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन या मैगलेव ट्रेन इसी सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसमें अतिचालकों के स्थान पर शक्तिशाली विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जॉब्सन्स इफेक्ट क्या होता है? इस प्रभाव के अनुसार अगर दो अतिचालकों के बीच एक पतली कुचालक परत लगा दी जाए तब भी इनके बीच इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव हो सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर नए प्रकार के ट्रांजिस्टर और क्वांटम कंप्यूटर का विकास किया जा सकता है। अतिचालकों का प्रयोग कहाँ होता है? MRI में होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसमें होता है ना। ये किस पे? NMR पर आधारित है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित है ना। बहुत सारे अपन MRI कराते हैं पूरे शरीर की जांच के लिए। इसके तहत शरीर के अंगों और ऊतकों में उपस्थित हाइड्रोजन और जल के अणुओं को अति शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव में ऊर्जा प्रदान की जाती है तथा इनसे उत्सर्जित ऊर्जा को संवेदकों के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तथा कंप्यूटर की मदद से आंतरिक अंगों के चित्र के रूप में बदल दिया जाता है। MRI मशीन में अति शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए अतिचालकों का प्रयोग किया जाता है। स्क्यूट क्या होता है? सुपर कंडक्टिविटी क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। ये यंत्र मानव शरीर के द्वारा पैदा किए गए चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचान सकता है। इसके लिए अतिचालकों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हृदय और मस्तिष्क संबंधी जांच किए जा सकते हैं। स्क्यूट की विशेषता यह है कि इसमें मानव शरीर को अति शक्तिशाली चुंबकीय बलों के प्रभाव में नहीं रखना पड़ता है। अब हम देखेंगे लेज़र। लेज़र क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना। ये लेज़र का उदाहरण है, ठीक है। ये बहुवर्णीय प्रकाश है RGB, ये एक वर्णीय प्रकाश है RRR और ये लेज़र है। तीनों है ना, इसमें सिंक्रोनाइज्ड है चीज़ें लेज़र में। लेज़र प्रकाश का एक रूप है जिसमें तीन प्रमुख गुण हैं। कौन कौन से? लेज़र एक वर्णिक होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य समान होती है। लेज़र में कला संबद्धता पाई जाती है, इसलिए इसकी सभी तरंगें एक साथ चलती है। लेज़र संकेंद्रित होता है ना, जो बिना फैले लंबी दूरी तक तय कर सकता है। लेज़र की कला संबद्धता और संकेंद्रित होने के कारण इसमें ऊर्जा का मान सामान्य प्रकाश से अधिक होता है। लेज़र के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है? ऑप्टिकल फाइबर में लेज़र के प्रयोग से सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। लेज़र का प्रयोग खगोलीय दूरी को मापने में किया जाता है। सैनिक क्षेत्र में लेज़र के प्रयोग से लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। लेज़र का प्रयोग संलयन भट्टियों में उच्च ऊष्मा पैदा करने के लिए किया जाता है। लेज़र का प्रयोग लेज़र प्रिंटर में किया जाता है। लेज़र का उपयोग ऑप्टिक ड्राइव में सूचनाओं को पढ़ने और लिखने में किया जाता है, जैसे CD, DVD, है ना, ब्लू-रे। लेज़र का प्रयोग होलोग्राफी और 3D होलोग्राम में के निर्माण में किया जाता है। लेज़र का प्रयोग औद्योगिक स्तर पर कपड़े, पेपर, धातु आदि को काटने के लिए किया जाता है। लेज़र की मदद से लेसिक सर्जरी की जाती है, जिसमें कार्निया को काटकर उसके आंतरिक परतों में बदलाव कर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, जिसके बाद व्यक्ति को
चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी संबंधित एक चीज़ है मेजर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर के समान ही माइक्रोवेव को संकेंद्रित और उच्च ऊर्जा स्वरूप है। इसका प्रयोग रेडियो टेलीस्कोप, सुदूर अंतरिक्ष संचार और परमाणु घड़ियों में किया जाता है ना। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन आपको पता होगा, है ना। ये इसमें लिखा हुआ है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है जो दो वस्तुओं को तापमान के अंतर में होने पर उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा की प्रभाव पदार्थ की चालकता पर निर्भर करती है। सामान्य ताप पर कुचालक अधिक गर्म या ठंडा महसूस होता है। ताप क्या होता है? किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन को ताप कहते हैं और ताप के अंकीय परमाणु को तापक्रम कहते हैं, है ना। तापमाप भी क्या क्या होते हैं? थर्मोमीटर जिसे हम बोलते हैं, लिक्विड थर्मोमीटर तरल का ऊष्मीय प्रसार, मर्क्यूरी थर्मोमीटर चिकित्सीय प्रयोग क्योंकि इसका रेंज कम होता है, एल्कोहल थर्मोमीटर इसका प्रयोग मौसम अनुमान में होता है क्योंकि इसकी रेंज अधिक होती है, जैसे पारा 39 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है। प्लेटिनियम रेजिस्टेंस थर्मामीटर इसका सिद्धांत के तापमान के साथ प्रतिरोध बढ़ने पर आधारित इसमें उच्च तापमान को मापा जा सकता है। इसका प्रयोग औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है। पायरोमीटर क्या होता है? अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहला है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, इसके द्वारा सूर्य और तारे के तापमान को मापा जाता है। ये स्टीफेन के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? स्टीफेन के सिद्धांत पर आधारित। दूसरा है ऑप्टिकल पायरोमीटर, इसके द्वारा 3000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान को मापा जाता है। ये वीन के नियम पर आधारित है। किसके? वीन के नियम पर आधारित है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या है? किसी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान थल की अपेक्षा अधिक होता है। फलस्वरूप जल थल की अपेक्षा देर से गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ कौन कौन सी? सबसे पहले चालन। चालन सिर्फ ठोस वस्तु का गुण है जिसमें उच्च ताप वाले कण अपने संपर्क में उपस्थित निम्न तापकण को ऊष्मा प्रदान करते हैं। बर्तन के हैंडल पर लकड़ी या बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है जो चालन को न्यूनतम रखता है। पारा तरल अवस्था में भी चालन प्रदर्शित करता है। दूसरा है संवहन। ये सिर्फ द्रव और गैसों में होता है जिसमें पदार्थ के कण उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा के क्षेत्र में गति करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने पर संवहन प्रभाव सर्वाधिक होता है। कौन सा प्रभाव? संवहन प्रभाव सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट आता है विकिरण। इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा गर्म वस्तु से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करती है, जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है ना। ये थर्मस फ्लास्क है ना। इसमें सबसे एक कांच की परत होती है विकिरण को जो रोकता है, एक निर्वात होता है संवहन चालन को रोकता है, एक कुचालक परत होती है ना, आवरण होता है जो चालन को रोकता है। बादल छाने पर अपेक्षाकृत अधिक गर्मी लगती है क्योंकि पार्थिव विकिरण बादलों से टकराकर पुनः लौट आता है ना। उसमें प्रसार क्या होता है? सामान्यतः पदार्थ को ऊष्मा देने या तापमान में वृद्धि करने पर पदार्थ की विमाओं में प्रसार होता है, इसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, ठीक है। जल का सामान्य प्रसार क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है ना। इसके पश्चात घनत्व में कमी और आयतन में वृद्धि होती है। जल का असामान्य प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण ठंडे प्रदेशों में जलाशय का ऊपरी हिस्सा जम जाता है, लेकिन अधिक घनत्व के कारण जल बर्फ क्या होता है? जल का समान प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण ठंडे प्रदेशों में जलाशय का ऊपरी हिस्सा जम जाता है, लेकिन अधिक घनत्व के कारण जल बर्फ के नीचे रहता है, जिससे जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? दो वस्तुओं में ऊष्मा के स्थानांतरण का दर तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। पेम्बा इफेक्ट क्या होता है? अगर फ्रिज में रखे ठंडे पानी का ट्रे और एक गर्म पानी का ट्रे रखा जाए तो गर्म पानी का ट्रे अपेक्षाकृत जल्दी जमता है। इसका कारण क्या है? वाष्पीकरण का दर तीव्र होने के कारण ऊष्मा छेद तेजी से होता है और जल की मात्रा
कम हो जाती है। वाष्पीकरण के कारण ट्रे के आसपास हिमकणों का निर्माण होता है, जिससे तापमान कम हो जाता है। ये अवस्था परिवर्तन है गैस, सॉलिड और लिक्विड के भी, है ना। इसके अंतर्गत सम्बलिशन, डिपोजिशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन वाली प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिसे गलनांक बिंदु कहते हैं। वो निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। वो निश्चित तापमान जिस पर ठोस और द्रव तापीय साम्य की अवस्था में होते हैं, गलनांक बिंदु कहलाता है। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। जैसे यदि बर्फ में पर्याप्त नमक मिला दे तो बर्फ का गलनांक -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे हिम मिश्रण कहते हैं। इसका प्रयोग आइसक्रीम बनाने में या जमाने में किया जाता है। हिमपात को हटाने के लिए उस पर नमक छिड़क दिया जाता है, जिससे हिम का गलनांक बिंदु कम हो जाता है और वो पिघलकर बह जाता है। किसी सामान्य ठोस पर दाब के प्रभाव के कारण उसका गलनांक बढ़ जाता है। गलने के फलस्वरूप ऊष्मीय प्रसार होता है, लेकिन ताप इस ऊष्मीय प्रसार को रोकता है, जिससे गलनांक बढ़ जाता है। बर्फ इसका अपवाद है। दाबित अवस्था में बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जो है गैस में बदलता है। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव और गैस तापीय साम्य की अवस्था में होता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान होता है। पहाड़ों पर खुले बर्तन में खाना बनाना कठिन होता है, क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिससे क्वथनांक कम हो जाता है। अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए उबलते हुए जल की अपेक्षा उबलते हुए चीनी का घोल ज़्यादा जलाता है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट। ऊष्मा की वो मात्रा जो किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान खर्च होती है, लेकिन उससे पदार्थ के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, निश्चित ताप पर किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। दूसरे शब्दों में 0 डिग्री पर 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हिमपात के बाद बर्फ के पिघलते समय परिवेश का तापमान गिर जाता है और अधिक ठंड लगती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, निश्चित ताप पर द्रव के इकाई द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। अब मैकेनिक्स को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।